Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th February 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about China's border defense villages. This topic is important from our syllabus GS paper 2, international relations point of view. तो इसको समझने के लिए पहले इंडिया चाइना बॉर्डर को अच्छे से समझते हैं, देन वी विल बी एबल टू टेक अप दिस टॉपिक। देखिए, भारत और चाइना का जो बॉर्डर है उसको मेनली 3 सेक्टर में डिवाइड करके देखा जा सकता है। वेस्टर्न सेक्टर, अक्साई चीन वाला एरिया है लद्दाख में, वहाँ पे है वेस्टर्न सेक्टर बॉर्डर। फिर है सेंट्रल सेक्टर दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश ऑन इंडियन साइड एंड तिब्बत ऑन चाइना साइड। एंड देन अरुणाचल प्रदेश एक ईस्टर्न सेक्टर, और अरुणाचल प्रदेश एक साइड में भारत के साइड में और तिब्बत चाइना के साइड में। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है मैक मोहन लाइन। इट वाज फाइनलाइज्ड बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत इन 1940। ये जो 3 सेक्टर्स में भारत और चाइना के बॉर्डर को डिवाइड किया गया है उसमें से 2 सेक्टर्स में मेजर डिस्प्यूट है, वेस्टर्न सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में। चाइना जो है मैकमोहन लाइन की लीगलिटी को काउंटर करता है, डिस्प्यूट करता है, और चाइना कहता है कि इंटायर अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना ओनली। सिमिलरली इस वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन वाला जो एरिया है दैट इज अंडर नाउ ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना, बट ऑफ कोर्स इट इज पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। भारत और चाइना के बीच में जो मौजूदा बाउंड्री है वो इस तरीके से दिखाई गई है यहाँ पे। ये वेस्टर्न सेक्टर में कुछ ये बाउंड्री है और बाकी सब तो जो बाउंड्री आप देख रहे हैं वैसी ही है। देखिए, इन बाउंड्रीज को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। जैसे लद्दाख वाले रीजन में LAC मूव्स फ्रॉम हियर, ये वाला एरिया। बाकी यहाँ पे फिर सियाचिन ग्लेशियर है और जो भारत के पास है सिंस 1984। फिर यहाँ पे सखाजम वैली, इट्स अ वैली रीजन विच हैज बीन सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, ये LAC। तो पूरा का पूरा इंडिया चाइना बॉर्डर इज नोन एज LAC। लद्दाख रीजन में दिस इज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो नाम है तो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, मिसनोमर हो सकता है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल असल में कोई लाइन नहीं है। इट इज बेसिकली अ वास्ट पैचेज ऑफ लैंड, अबाउट 50 to 100 किलोमीटर का लैंड छोड़ा गया है दोनों साइड द्वारा, जो भारत और चाइना की बाउंड्री बनाता है। मोटा मोटा चूंकि बाउंड्रीज को लेकर के कई जगहों पर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में, तो इंडिया और चाइना ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया 1993 में, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत हमने LAC को डिमार्केट किया विथ अबाउट 50 to 100 किलोमीटर ऑफ पैचेज ऑफ लैंड हमने लीव कर दिया है बीच में आज बाउंड्री, कि जब तक एग्जैक्ट बाउंड्री डिमार्केशन नहीं हो जाता है तब तक वी विल लीव दिस पैचेज ऑफ लैंड एज LAC। और धीरे धीरे विथ more discussion, negotiation, we will be able to finalize exact demarcation of the boundary. That is the idea behind LAC. तो 1993 से ये लार्ज पैचेज ऑफ लैंड छोड़े हुए हैं जिसको हम लोग LAC कहते हैं। लेकिन उसको लेकर के कभी कभार कंफ्यूजन तो हो ही जाता है, क्योंकि आपने 100 किलोमीटर का जो वास्ट लैंड है विड्थ में छोड़ रखा है खाली। कभी कभार चाइनीज सोल्जर्स इंडियन साइड में घुस जाते हैं, कभी कभार इंडियन सोल्जर्स पेट्रोलिंग करते वक्त थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। दैट लीड्स टू कन्फ्रंटेशन, कन्फ्लिक्ट। ऐसा ही एक मेजर कन्फ्रंटेशन हो गया था साल 2020 में, जिसको गलवान वैली कन्फ्लिक्ट नाम से जानते हैं। इस रीजन में कहीं पे हुआ था, हॉट स्प्रिंग रीजन इसको यहाँ पे कहते हैं, गलवान वैली कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे एक्साई चीन एरिया में। अब क्या खबर निकल करके आ रही है वो जरा देखते हैं। देखिए, ये जो मेजर बाउंड्री रीजन है जिसको भारत और चाइना की बाउंड्री कहते हैं LAC, मैंने आपको बताया कि वहां पे एक वास्ट लैंड है, एक पैच ऑफ लैंड खाली छोड़ा हुआ है 50 से लेकर के 100 किलोमीटर विड्थ का। चाइना ने क्या किया है, वहां पे धीरे धीरे सेटलमेंट्स डेवलप करने शुरू कर दिए, घर बनाना शुरू कर दिया, स्पेसियस घर, इस तरीके के 2 फ्लोर के 3 फ्लोर के स्पेसियस घर बनाने शुरू कर दिए हैं। लोगों को वहां सेटल कराना शुरू कर दिया, चाइनीज रेजिडेंट्स को, सिटीजन्स को वहां सेटल कराना शुरू कर दिया है। इसके पीछे एग्जैक्ट क्या मोटिव है चाइना का वो तो अब
नहीं कहा जा सकता क्लियरली, बट इन तरह के घरों को नाम दिया जा रहा है बॉर्डर डिफेंस विलेजेस। इसको चाइना के अंदर कहा जाता है जियाओकांग बॉर्डर डिफेंस विलेजेस। मतलब आप कह सकते हैं कि ये चाइना की कोई नई तरकीब है, नया अप्रोच है इन ऑर्डर टू ग्रैब मोर एंड मोर लैंड ऑफ एलएसी। लगभग 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का लैंड छोड़ा हुआ, तो धीरे धीरे यहाँ पे बॉर्डर विलेजेस को सेटल करा करा करके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एलएसी का कैप्चर करने का आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है चाइना का। एंड अंडर दिस चाइना हैज कंस्ट्रक्टेड अबाउट 628 जायोकान और बॉर्डर डिफेंस विलेज अलोंग इंडियाज बॉर्डर विथ तिब्बत। चाइना ने एक कानून भी बनाया था साल 2021 में, जो कानून एप्लीकेबल हुआ 1 जनवरी 2022 से, जिसके अंतर्गत चाइना ने एक रिजोल्यूशन लिया था कि इट विल नाउ टेक मोर इफेक्टिव स्टेप्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री। ये कानून बनाया था। अब इस कानून को जब बनाया गया था 2021 में, तभी ये बात लगभग लगभग तय हो गई थी कि हो सकता है कि देयर विल बी मोर कन्फ्रंटेशन ऑन द बॉर्डर विद चाइना, क्योंकि चाइना ने कानून बनाया था कि इट विल टेक मोर इफेक्टिव स्टेप्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री। आप कह सकते हैं कि उसी कानून का एप्लीकेशन कर रहा है चाइना बाय डेवलपिंग दीज जायोकांग्स। तो जायोकांग्स आर बॉर्डर डिफेंस विलेजेस। जिस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, डबल स्टोरीज, लार्ज एंड स्पेसियस बिल्डिंग, चाइनीज पीपल आर being encouraged to settle in these houses। पर्पस एग्जैक्टली क्या है इसके पीछे का पर्पस, अभी तक तो ऑफिशियली कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एक कंसर्न क्या है कि दीज हाउसेज आर ऑफ ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब सिविलियन पर्पसेस के लिए, लोगों के सेटलमेंट के लिए भी हैं, बट मिलिट्री पर्पसेस के भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। जैसे गन माउंटिंग के लिए जगह बनाया गया है, मिसाइल्स मतलब छोटे मोटे वेपन्स रखने के लिए जगह बनाए गए हैं, तो मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया गया है। दैट इज अ कंसर्न फॉर इंडिया कि शायद से जो जायोकांग है, दीज आर मेथड्स और स्टेप्स बाय चाइना इन ऑर्डर टू make its footprint or grip stronger on the LAC side and acquire more and more territories from India in the LOC region। भारत का भी इस तरीके का एक प्रोग्राम रहा है, एग्जैक्टली ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अक्वायर करने के लिए नहीं, बट कम से कम अपने बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करने के लिए भारत का भी इस तरह का एक प्रोग्राम रहा है, जो साल 2022 में आया था। इसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड इन बजट 2022-23, जिसके अंतर्गत बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करना है, वहाँ पे हाउसिंग टूरिज्म को प्रमोट करना है, ताकि बॉर्डर एरियाज में ज़्यादा ज़्यादा टूरिस्ट अगर जाने लगेंगे, इंडियन टूरिस्ट, हाउसेस सेटल बनने लगेंगे, लोग सेटल होने लगेंगे, देन आवर ग्रिप इन द बॉर्डर एरिया विल बिकम स्ट्रॉन्गर। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इंडियाज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत इन द बॉर्डर रीजन्स, और उसके अंदर कुछ सेलेक्टेड विलेजेस को डेवलप किया जाएगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि उनके आसपास का एरिया अपने आप ही डेवलप हो जाए। इसको कहा जाता है हब एंड स्पोक मॉडल। तो यू डेवलप द हब, स्पोक्स विल ऑटोमेटिकली गेट डेवलप्ड। इस तरह के बाकी प्रोग्राम्स भी भारत के पहले रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसे, जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कीम एंड ऑल। तो चाइनाज बॉर्डर डिफेंस विलेज जायोकांग, भारत और चाइना की बाउंड्री 3 सेक्टर में डिवाइड करके देखी जा सकती है, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर मैकमोहन लाइन। These boundaries are known as LAC, line of actual control. They are not very precise। 50 से लगभग 100 किलोमीटर तक का लैंड जो है, it has been left unmarked and have been identified as a result of Border Peace and Tranquility Agreement of 1993। और चाइना ने साल 2021 में एक कानून बनाया था टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन द बॉर्डर रीजन, और आप कह सकते हैं कि उसी को फर्दर इंप्लीमेंट करने के लिए जायोकांग या बॉर्डर डिफेंस विलेजेस बना रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि दीज आर ड्यूअल इंफ्रास्ट्रक्चर creations are being done under these जायोकांग, सिविलियन एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड। इंडिया ने भी इस तरीके का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इसरो's नॉटी बॉय। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको फिर ये मौजूदा डेवलपमेंट समझने हैं, तो एक बार समझना होगा अबाउट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को दूसरी सरल भाषा में कहा जाता है रॉकेट।
रॉकेट्स या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को जाकर के स्पेस में वो आ, उसके प्रॉपर ऑर्बिट में पुट करके आते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ रॉकेट या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आर यूज्ड टू पुट satellites in the desired orbit around the earth in the space, outer space। तो भारत के अपने खुद के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स या रॉकेट डेवलप करने का प्रोग्राम शुरू हुआ अर्ली 1970s में कि हमारा खुद का रॉकेट होना चाहिए। अदरवाइज हमें अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करवाना होता था तो हम लोग रसिया की मदद से उसके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से या रॉकेट से लॉन्च करवाते थे अपने सैटेलाइट को। तो पहला एक्सपेरिमेंटल हमने लॉन्च व्हीकल डेवलप किया 1980 में। इसका नाम हमने रखा SLV-3। ये एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल था। SLV एंड ASLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 एंड ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दीज वेयर एक्सपेरिमेंटल। फिर जो पहला ऑपरेशनल लार्ज स्केल पे ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल या रॉकेट हमने डेवलप किया वो था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर उससे हायर वर्जन हमने डेवलप किया कैपेसिटी वाइज GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का भी अपग्रेडेड वर्जन हमने डेवलप किया GSLV मैक 3। तो आज के डेट में जो दो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल हैं हमारे या रॉकेट्स हैं वो है PSLV एंड GSLV। GSLV का भी GSLV मैक 3। इन रॉकेट्स की बात की जाए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की बात की जाए, तो इनको चाहिए होता है फ्यूल जो बर्न करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। वो फ्यूल्स को रॉकेट के केस में कहते हैं हम लोग रॉकेट प्रोपेलेंट, जो रॉकेट को धक्का देता है आगे बढ़ने के लिए। तो फ्यूल्स इन द केस ऑफ रॉकेट इज नोन एज रॉकेट प्रोपेलेंट। रॉकेट प्रोपेलेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं। कुछ रॉकेट प्रोपेलेंट तो क्रायोजेनिक स्टेट में भी होते हैं। क्रायोजेनिक स्टेट मतलब कि एट ए वेरी लो टेम्परेचर, जहां पे नॉर्मल गैसेस लिक्विड फॉर्मेट में हो। फॉर एग्जांपल क्रायोजेनिक रॉकेट प्रोपेलेंट का एग्जांपल हो सकता है लिक्विड हाइड्रोजन एट अ टेम्परेचर -253 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड ऑक्सीजन एट अ टेम्परेचर ऑफ -183 डिग्री सेल्सियस। और क्रायोजेनिक रॉकेट प्रोपेलेंट या क्रायोजेनिक फ्यूल को हैंडल करने वाला जो इंजन होता है उसको कहा जाता है क्रायोजेनिक इंजन। तो रॉकेट प्रोपेलेंट होते हैं या उनको फ्यूल कह सकते हैं, वो होते हैं प्लस ऑक्सीडाइजर होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी फ्यूल बर्न नहीं कर सकता और एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता। अब हम लोग बात करते हैं अपने ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल की। तो पहला ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है PSLV। इसको आप कह सकते हैं थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल, क्योंकि बिल्कुल पहले और दूसरे जो थे वो तो एक्सपेरिमेंटल थे, SLV एंड ASLV। ये जो PSLV है इसके अंदर 4 स्टेज में रॉकेट प्रोपेलेंट्स लगे हुए हैं। सबसे पहले बर्न होता है एक सॉलिड फ्यूल या सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट। इतना नाम रटने की जरूरत नहीं है कि उस फ्यूल का क्या नाम है। फिर सेकंड स्टेज में लिक्विड प्रोपेलेंट इस्तेमाल होता है, फिर थर्ड स्टेज में अगेन सॉलिड एंड देन फोर्थ स्टेज में अगेन लिक्विड। देखिए रॉकेट्स के अंदर 4 अलग अलग स्टेजेस में फ्यूल स्टोर करके भेजा जाता है। उनको फिर जितने स्टेजेस में फ्यूल स्टोर करके भेजा जाता है उनको उतने स्टेज का रॉकेट कहा जाता है। तो PSLV इज 4 स्टेज satellite launch vehicle. It has solid liquid propulsion system। इसका पहला सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था इन 1994। पहली बार PSLV ने किसी सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था सक्सेसफुल तरीके से, दैट वाज इन 1994। तब से लेकर के अभी तक PSLV के 60 लॉन्चेज हुए हैं ऑफ डिफरेंट सैटेलाइट्स, उसमें से 57 सक्सेसफुल रहे हैं। मतलब सक्सेस रेशियो हैज बीन क्लोज टू 95%। Considering the success ratio of PSLV for ISRO, it is also known as workhorse of ISRO। जो इसरो के जो बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं अभी तक, चाहे चंद्रयान हो, चाहे मार्स ऑर्बिटर मिशन हो, सब PSLV की मदद से ही भेजे गए हैं। GSLV की बात की जाए तो GSLV 3 स्टेज रॉकेट प्रोपेलेंट है, रॉकेट है या फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसके अंदर पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन।
सेकेंड स्टेज में लिक्विड इस्तेमाल होता है, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, और थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक फ्यूल इस्तेमाल होता है, दैट इज लिक्विड हाइड्रोजन। सेकेंड स्टेज वाला जो इंजन होता है जीएसएलवी का, उसको हम लोग कहते हैं विकास इंजन, जो लिक्विड प्रोपेलेंट को यूज करता है। जीएसएलवी जो व्हीकल्स हैं, लॉन्च व्हीकल्स, इनको अलग अलग स्टेजेज में डेवलप किया गया है। जीएसएलवी मैक 1 के अंतर्गत क्रायोजेनिक इंजन रसिया से लाया गया था। फिर जीएसएलवी मैक 2 वर्जन लाया गया, जिसके अंदर ये जो क्रायोजेनिक इंजन है, थर्ड स्टेज वाला इंजन, उसको भारत में ही डेवलप किया गया। फिर जीएसएलवी मैक 3 मोर अपग्रेडेड वर्जन, इसके अंदर भी जो क्रायोजेनिक इंजन है वो इंडिजीनस है, भारत का ही है। जीएसएलवी का हाल फिलहाल में इसरो ने नाम बदल करके कर दिया एलवीएम, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, क्योंकि जीएसएलवी नाम सुन करके लगता है कि ये सिर्फ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, बट ऐसा नहीं है। ये पोलर सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर सकता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। तो इसीलिए जीएसएलवी का नाम बदल करके एलवीएम कर दिया गया, इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट इट्स वर्सिटैलिटी अलग अलग तरीके के सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए। अब करंट न्यूज पे आते हैं। तो इसरो जीएसएलवी की मदद से एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है आज। अभी तक उसने कर भी दिया होगा, शाम 5 बजे करने वाले थे। उस सैटेलाइट का नाम है इनसैट 3DS। इनसैट 3DS will provide informations with respect to weather forecast and natural disaster warning। इसके लिए सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है इसरो, इनसैट 3DS। इसको लॉन्च किया जाएगा विथ हेल्प ऑफ दिस जीएसएलवी F14। जीएसएलवी का एक वर्जन है F14, जीएसएलवी मैक 3 का वर्जन है F14। जीएसएलवी का नाम भी बदल चुका है, आपको पता है, एलवीएम हो चुका है। तो एलवीएम F14 से लॉन्च किया जाएगा इनसैट 3DS। भी इनसैट 3DS आपको बताया मैंने, वेदर फॉरकास्ट करेगा, नेचुरल डिजास्टर वार्निंग देगा। बट जीएसएलवी की अगर बात की जाए तो ये जीएसएलवी का, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 16th मिशन होगा। इसके पहले जो 15 मिशन भेजे गए हैं जीएसएलवी की मदद से, उसमें से 6 फेल हुए, 6 फेल हुए, यानी कि फेल रेट 40%। वहीं आप देखो पीएसएलवी का, पीएसएलवी के अभी तक सिर्फ 3 ही मिशन फेल हुए 60 में से, और जीएसएलवी के 15 में से 6 फेल हो गए। इसीलिए आज जब लॉन्च किया जा रहा है जीएसएलवी की मदद से ये इनसैट 3DS, तो उस टाइम में इसरो के साइंटिस्ट ने जीएसएलवी को नाम दिया नॉटी बॉय। नॉटी बॉय मतलब कभी काम करता है कभी नहीं करता है, राइट, बात नहीं सुनता, डिसिप्लिन नहीं है। पीएसएलवी को क्या नाम दिया गया? वर्क हॉर्स। इसको क्या बोला गया? नॉटी बॉय। आज देखते हैं जीएसएलवी इनसैट 3DS को ईमानदारी से या सक्सेसफुली लॉन्च करता है कि नहीं करता है। 16 मिशन होगा ये जीएसएलवी का इनसैट 3DS। तो नॉटी बॉय ऑफ इसरो, मैंने आपको पहले बताया कि एक होता है रॉकेट या लॉन्च व्हीकल्स, और एक होते हैं सैटेलाइट। और सैटेलाइट्स को लॉन्च व्हीकल्स क्या करते हैं? स्पेस ऑर्बिट में छोड़ करके आते हैं। रॉकेट के अंदर चाहिए होता है फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। फ्यूल अलग अलग टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक मतलब वेरी लो टेम्परेचर फ्यूल। इंडियाज लॉन्च व्हीकल की बात की जाए तो SLV-3 1980s में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल। आज के डेट में भी आप PSLV एंड GSLV। PSLV 4 स्टेज है, GSLV 3 स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। जीएसएलवी को नाम दिया गया है नॉटी बॉय बिकॉज ऑफ इट्स पुअर ट्रैक रिकॉर्ड। पीएसएलवी को नाम दिया गया है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो बिकॉज ऑफ इट्स गुड ट्रैक रिकॉर्ड। Next topic is about RBI putting restraint on certain card networks. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. कार्ड नेटवर्क होते क्या है? देखिए, कार्ड नेटवर्क जैसे कि वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, ये लोग क्या करते हैं? कार्ड होल्डर यानी कि हमारे आपके जैसे कंज्यूमर्स को मदद करते हैं मर्चेंट्स को पेमेंट करने के लिए। मर्चेंट मतलब जो हमें कोई गुड्स या सर्विसेज बेचता है। तो आप दुकान में गए, दुकान से आपने कोई सामान खरीदा, उसके बदले में कार्ड की मदद से आप पेमेंट करते हैं। अब वो कार्ड जो है वो आपको किसी बैंक ने दिया है, स्टेट बैंक का हो सकता है, पीएनबी का हो सकता है, लेकिन वो कार्ड के अंदर जो कार्ड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी होती है वो अलग होती है। इट इज नॉट द बैंक। जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, दीज आर कार्ड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। तो इसीलिए कहा जाता है कि कार्ड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर आर ए काइंड ऑफ ब्रिज between banks
मर्चेंट एंड कार्ड होल्डर या कस्टमर। दे ऑपरेट बिहाइंड द सी। हमारे देश के अंदर 5 कार्ड नेटवर्क अभी फंक्शनल है: वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, डाइनर्स क्लब एंड अमेरिकन एक्सप्रेस। रुपे उसमें से इंडिजिनसली डेवलप्ड है, भारत द्वारा ही डेवलप किया गया, भारत की कंपनी एनपीसीआई द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। करंट न्यूज ये है कि आरबीआई ने इन 5 में से एक कार्ड नेटवर्क के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं कि भैया तुम अनऑथोराइज्ड पेमेंट्स कर रहे हो, कुछ ऐसे पेमेंट्स कर रहे हो जो तुम्हें अलाउड नहीं है एज पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, बट तुम फिर भी वो कर रहे हो। आरबीआई ने खाली ये न्यूज दिया कि हमने एक पेमेंट कार्ड नेटवर्क के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया है। किसके ऊपर लगाया है ये आरबीआई ने नाम नहीं बताया, बट वीजा ने अपने तरफ से स्टेटमेंट जारी किया है कि वीजा ने कंफर्म कर दिया कि उसी के ऊपर लिमिटेशंस लगाए हैं आरबीआई ने हाल फिलहाल में रिगार्डिंग बिजनेस पेमेंट सर्विसेज। अब इसका मेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाए, देखिए हाल फिलहाल में आपने एक खबर और सुन ली होगी कि आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया कि पेटीएम को पूरी तरीके से आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि उसका इस्तेमाल नहीं करना है। पेटीएम इज अ पेमेंट बैंक, प्रोवाइड्स पेमेंट सर्विसेज। तो आरबीआई के आप रोल देखें, अगर आरबीआई कितने सारे रोल करता है इंडियन इकोनॉमी से संबंधित। सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी द्वारा। फाइनेंशियल सिस्टम को भी डायरेक्टली मैनेज करता है। इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के लिए उधार लेना देना, पूरा सर्विस, डेट सर्विस मैनेजमेंट करता है, ट्रेजरी बिल रिलीज करना, डेटेड सिक्योरिटी रिलीज करना। इट इज ऑल्सो नोन एज बैंकर टू द बैंक्स। बैंकर टू द बैंक्स बिकॉज अल्टीमेटली इट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर द बैंक्स। बैंक्स का ये गार्जियन है। बैंक्स को पैसों की जरूरत होगी तो बैंक रेट पे लोन देता है, रेपो रेट पे लोन देता है। दैट इज व्हाट इज नोन एज बैंकर टू द बैंक्स। पेमेंट सिस्टम पूरा का पूरा मैनेज करता है वाई एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे पेमेंट बैंक्स एंड ऑल सब कुछ मैनेज करता है। करेंसी देश में प्रिंट करता है, रिलीज कराता है, करेंसी मैनेजर है। फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, बैंक्स का रेगुलेटर भी है। तो ये तमाम चीजें आरबीआई करता है। आरबीआई क्या क्या फंक्शंस करता है उस पे मेंस में प्रश्न आ सकते हैं इस साल, क्योंकि आरबीआई ने काफी सारा प्रोएक्टिवली काम किया है, पेटीएम के संबंधित में काम किया है, अभी ये काम किया, तो ऐसा कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एनालाइज द फंक्शंस ऑफ आरबीआई विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन पेमेंट एंड सेटलमेंट। मैंने थोड़ा सा यहाँ हिंट्स दे रखा है जस्ट टू हेल्प यू। अभी इसी टॉपिक से संबंधित यूपीएससी ने 2021 प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर्स, दे आर ब्रिज बिटवीन कस्टमर, बैंक्स एंड मर्चेंट्स। 5 कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर्स इंडिया के अंदर फंक्शनल है: वीजा, मास्टर कार्ड, डाइनर्स क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड रुपे। Recently, RBI has put sanctions on unnamed card network provider for making unauthorized payments. Topic number 4 is about Mission Basundhara 3.0. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए मिशन वसुंधरा सबसे पहले लाया गया 8 मई 2022 को। इसमें लैंड रिलेटेड सर्विसेज को डिजिटलाइज कर दिया गया। 10 लैंड रिलेटेड सर्विसेज, म्यूटेशन वगैरह करना है, ये सबको अब ऑनलाइन तरीके से कराया जा सकता है। और लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स, 8 लाख लगभग लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व किया गया। फिर मिशन वसुंधरा 2.0 लाया गया उसी साल 14 नवंबर 2022। उसमें क्या किया गया, इंडिजीनस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको लैंड पट्टा राइट्स दिए गए। SC, ST, OBC एंड MOBC कम्युनिटी के लोगों को एक 1.6 लाख बेनिफिशियरीज को लैंड पट्टा राइट्स दिए गए अगर they were able to prove कि they have been living on that land for last 3 generations. But कई सारे आदिवासी कम्युनिटी या टी ट्राइब कम्युनिटी ये बात नहीं साबित कर पाए कि they have been living on that land for last 3 generations. That is why they could not avail benefit of land rights या पट्टा rights under Mission Basundhara 2.0. तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए टी ट्राइब कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी, वो लोग नहीं साबित कर पाए तो उनको लैंड राइट्स नहीं मिले। इस बात को एड्रेस करने के लिए, ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अब असम सरकार लेकर के आ रही है मिशन वसुंधरा 3.0। इसमें क्या किया जाएगा, टी ट्राइब कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी, गोरखा कम्युनिटी, इनके लिए जो 3 जनरेशंस वाला कंडीशन है कि अगर आप किसी लैंड पे रह रहे हैं और आप ये साबित कर पाए कि 3 जनरेशन से आप उस लैंड पे हैं तो आपको वहां का लैंड राइट दिया जाएगा। उसमें 3 जनरेशंस वाला जो कंडीशन है उसको वेव ऑफ करेगी सरकार मिशन वसुंधरा 3.0 में।
उसके अलावा पीपल लिविंग इन सुनसली एरिया ऑफ गुवाहाटी एंड टी गार्डन ग्रांट एरियाज ऑफ डिब्रूगढ़ will be given an one-time opportunity under Mission Basundhara 3.0 to apply for land pattas. So Mission Basundhara 3.0 will be more comprehensive in terms of land management and ensuring reservations of the revenue villages. तो ये है मिशन वसुंधरा 3.0. मिशन वसुंधरा 1.0 लाया गया, फिर 2.0. 1.0 was to with respect to services, land related services and resolving land related disputes. 2.0 was with respect to identifying land rights, patta rights. 3.0 will also be with respect to identifying land rights या patta rights. Here the 3 generation living on that land wala condition will be waived off for many communities. Topic number 5 is about National Turmeric Board. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो अक्टूबर महीने में, साल 2023 के अक्टूबर महीने में भारत सरकार ने एक बोर्ड बनाया, नेशनल टर्मरिक बोर्ड. इसका काम रहेगा प्रमोट ग्रोथ ऑफ टर्मरिक एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ टर्मरिक फ्रॉम द कंट्री. तो हमारा देश भारत वैसे भी टर्मरिक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और एक्सपोर्टर है. ठीक है, तीनों ही है, लेकिन एक्सपोर्ट को और बढ़ाना है और इसकी वैल्यू लगभग कर देनी है $1 बिलियन तक by 2030. That is the target of National Turmeric Board. So the board will have a chairperson who will be appointed by the central government. It will have members from Ministry of Ayush, Department of Pharmaceuticals and all. It will have a secretary to be appointed by Department of Commerce. टर्मरिक की अगर बात की जाए तो इट बिलोंग्स टू जिंजर फैमिली. इसको वेल ड्रेन्ड रेड लोमी सॉइल चाहिए होता है. ट्रॉपिकल कंडीशंस इज आइडियल. रेनफॉल लगभग 150 सेंटीमीटर. टेम्परेचर 20 to 35 डिग्री सेल्सियस. जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया इज ऑलरेडी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, बट एक्सपोर्ट को और ज्यादा बढ़ाना है एंड दैट इज द गोल फॉर नेशनल टर्मरिक बोर्ड. स्टेट वाइज अगर बात की जाए कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा टर्मरिक का प्रोडक्शन करता है, तो आंसर इज महाराष्ट्र. अर्लियर तेलंगाना यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसर, बट महाराष्ट्र इन द ईयर 2023 हैज पिप्ड तेलंगाना, और महाराष्ट्र भारत का सबसे ज्यादा बड़ा टर्मरिक प्रोड्यूसर स्टेट बन चुका है. नेशनल टर्मरिक बोर्ड 2023 में लॉन्च हुआ. प्रमोट टर्मरिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट बाय $1 बिलियन बाय 2030. इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ टर्मरिक. महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इन 2023. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. जल जीवन मिशन अर्बन एरियाज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नहीं लॉन्च करेगा इसको, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.